हाँ भाई, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान के अपवाह तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। और अपवाह तंत्र में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, नदियों के बारे में, और नदियों के साथ साथ में ही हम लोग उनकी जो परियोजनाएं उन पे चल रही हैं वो सारी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों की। राजस्थान की नदियाँ। अंत तक बने रहिएगा भाई। स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पहला वीडियो है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मतलब हमने जब टॉपिक शुरू किया ही है तो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि फिर आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें मैं थोड़ा स्पीड से कोर्स कंप्लीट करवाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो पहले वीडियो में तो हम लोग थोड़ा बेसिक वगैरह कुछ किस प्रकार से चीज़ें याद की जाती हैं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की नदियाँ। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नदी बेसिन। तो सबसे पहले हम लोग उसी की चर्चा कर लेते हैं कि नदी बेसिन क्या होता है या नदी का अपवाह क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई नदी है, ये बह रही है यहाँ से, ठीक है। ये मान लीजिए कोई नदी है और ये यहाँ से बह रही है। अब इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, इसके आसपास का जो ये क्षेत्र होगा, ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग उस नदी का बेसिन कहेंगे या फिर अपवाह क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, नदी बेसिन या फिर अपवाह क्षेत्र। नदी बेसिन या बोल सकते हैं अपवाह क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों नामों से हम लोग जानते हैं। अब आगे देखिएगा, और आगे हम लोग बात करें तो देखिए नदियां जो होती हैं उनमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं और किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी नदी को पढ़ेंगे तो नदी उसके अन्य नाम देखेंगे हम लोग, ठीक है। अन्य नाम, उसका उद्गम स्थल देखेंगे, कहाँ से उद्गमित होती है वो। उसके बाद में जिले देखेंगे जहाँ से वो नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ एक नदियों में तो हम उसका अंतिम स्थल भी देखेंगे कि कहाँ पे जाके किस नदी में मिलती है या फिर किस जगह पे गिरती है। लेकिन जो अंत प्रवाह की नदियां हैं उसमें हम लोग ये कैसे देखेंगे, उसमें तो हम लोगों को पता है कि नदी है वो भूमि में ही समाहित हो जाती है। तो वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में एक हमारा टॉपिक बचेगा सहायक नदियों वाला। सहायक नदियाँ, मतलब एक नदी की सहायक नदियाँ होती है ना बहुत सारी, तो उनकी चर्चा करेंगे। और अंतिम हम लोग देख लेंगे परियोजनाएं वगैरह, कि कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं नदियों पे और किस प्रकार से परियोजनाएं चल रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक नदी को पढ़ते चले जाएंगे और पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग पहले हम देख लेते हैं कि जल विभाजक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जल विभाजक क्या होता है, यहाँ देखते हैं। जल विभाजक, जल विभाजक क्या होता है, देखिए कोई भी मान लीजिए एक ऊपर उठा हुआ जो भूभाग होता है वो जल विभाजक होता है। ऐसे नहीं कि केवल पर्वत ही हो। मान लीजिए किसी, मान लीजिए ये राजस्थान है, एक सेकंड ना, ये मान लीजिए मैंने राजस्थान बना दिया। अब हमें तो पता है यहाँ पे अरावली है, लेकिन ये जो अरावली है इसकी जगह पे अगर यहाँ कोई उच्च भूमि भी होती, मान लीजिए भूमि का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती, उच्च भूमि होती, तो भी वो जल विभाजक होती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अरावली जो राजस्थान की जल विभाजक है, ठीक है। अरावली राजस्थान की जल विभाजक है, क्यों है, क्योंकि ना अरावली की इस साइड जो नदियां बहती हैं, मतलब ये अरावली से इस साइड से जो भी निकलती हैं या इस साइड जो बहती हैं वो इस साइड रह जाती हैं। उन नदियों को अरावली इस साइड नहीं आने देती। और जो दक्षिण की तरफ नदियां बहती हैं वो दक्षिण में ही बहती हैं, इन नदियों को उत्तर की तरफ अरावली नहीं जाने देती, ठीक है। तो जल का एक विभाजन करती है कि लगभग जो इस साइड की नदियां होती है ये होती है हमारी कौन सी, आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह। और लगभग जो नीचे वाली नदियां होती है इनमें हमें दो प्रकार शामिल है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला, ठीक है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी पढ़ेंगे मतलब जस्ट एक दो स्लाइड के बाद में, तो उसको उसी चीज पे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिएगा जल विभाजक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और अरावली जो है वो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में एक आपको फैक्ट याद रखना है, आंतरिक प्रवाह की नदियां होती क्या है। देखो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है जो उद्गमित तो होती हैं, मतलब किसी जगह से या किसी झील से या किसी भी क्षेत्र से निकलती है। मान लीजिए हमारी कोई नदी निकली है, जैसे यहाँ से कोई नदी निकली, ठीक है। अब ये जाएगी जाएगी जाएगी, आपको भी पता है रेगिस्तान है पूरा,
ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पूरा रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान होने के कारण क्या होगा, जल है वो सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, नदी का प्रवाह कम होगा, और अंत में जाके नदी बिना किसी और जल स्रोत में समाहित हुए बगैर, यहाँ पे मान लीजिए राजस्थान है तो यहाँ फैल कर जो है वो मतलब धरती में सूख जाएगी। ठीक है, तो ये जो नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी होती है, क्योंकि ये किसी अन्य जल स्रोत में नहीं मिलती। ठीक है, किसी अन्य जल स्रोत में नहीं मिलती, इसीलिए ये जो नदी होगी ये क्या होगी, आंतरिक प्रवाह की नदी। क्लियर है सभी को। आंतरिक प्रवाह की नदियां, राजस्थान की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो नदियां हैं, भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आंतरिक प्रवाह आप लोगों को समझ में आया, आया क्या, आंतरिक प्रवाह समझ में आया सभी को। अब देखिए, अब हम लोग पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो लगभग मेरे हिसाब से हम लोग 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और पूरा का पूरा जीके, पूरी मैथ, सभी चीज़ें हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ पेन का। आप देखिए, राजस्थान में भारत के, अब देखिए नदियां जल से ही बनती है तो जल की चर्चा करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो राजस्थान में भारत का कुल जो सतही जल है, मतलब सतह पर जो जल है, उसका राजस्थान में कुल कितना है, 1.16%, मतलब 1.16 आपकी लैंग्वेज में बोले तो, बाकी 1.16% यहाँ लिखता है, 1.16%। ठीक है, कुल सतही जल भारत का राजस्थान में कितना है, 1.16%, और आप लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, 10%, तो काफी कम है मतलब। ठीक है, और चर्चा करें तो कुल भूमिगत जो जल है भारत में, मान लीजिए 100% भूमिगत जल है। ठीक है, तो राजस्थान में उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका 1.69% है। ये दोनों जो आंकड़े हैं ये याद रखिएगा कि भारत का राजस्थान में कुल सतही जल का जो प्रतिशत है वो 1.16% है, और कुल भूमिगत जल का प्रतिशत राजस्थान में कितना है, 1.69% है। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिए, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं कि नदियां किस प्रकार से हम लोग राजस्थान में पढ़ेंगे और कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण की चर्चा करेंगे हम लोग, नदियों के वर्गीकरण की। ठीक है, और वर्गीकरण थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, वर्गीकरण में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है आंतरिक प्रवाह, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आंतरिक प्रवाह। ठीक है, दूसरा जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आंतरिक प्रवाह में कौन कौन सी नदियां शामिल होंगी वो सब भी हम लोग इसी स्लाइड पे देख लेते हैं, ताकि उनका जब प्रश्न बने तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और आसानी से प्रश्न का हल कर लें। ठीक है, तो देखिए, आंतरिक प्रवाह में सबसे पहले तो हम लोग प्रतिशत की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में टोटल जो नदियां हैं उनमें से आंतरिक प्रवाह की कितनी प्रतिशत नदियां हैं, तो 60% जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं राजस्थान में। मतलब अगर कुल नदियां राजस्थान में 100% प्रवाहित होती है, तो जो आंतरिक प्रवाह की नदी होगी वो 60% होगी। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो कुल नदियों का 23% जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, आगे बात करें, अब बचा कितना, 17%, तो 17% हमारा हो जाएगा कौन सा, अरब सागर का अपवाह तंत्र। ठीक है, अब देखिए, अब नाम की चर्चा करें तो आंतरिक प्रवाह में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। उसके बाद में, चलिए एक काम करते हैं ना, इधर हम लोग हर बार लिखते चले जाएंगे एक एक नदी को, और एक उसी को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट है वो भी ना हो और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब पहले घग्गर नदी पढ़ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और सबसे पहले हम लोग जो नदी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं घग्गर नदी। घग्गर
नदी। देखिएगा, घग्गर नदी के सबसे पहले हम लोग अन्य नामों की चर्चा कर लेते हैं कि अन्य नाम क्या है। घग्गर नदी के अन्य नामों की चर्चा करें तो मतलब इन्हें और किन नामों से जाना जाता है, तो एक तो ये नाम है दृशद्वती। ठीक है, दृशद्वती एक नाम तो ये है। उसके बाद में इसे नट, सोतर, एक सेकेंड, सोतर, ठीक है। उसके बाद में सरस्वती भी कहा जाता है, और इसे मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि आजकल इसका जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा हो चुका है। ठीक है, तो इसके जो अन्य नाम है दृशद्वती, नट, सोतर, सरस्वती, मृत नदी, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए, घग्गर नदी जो है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी घग्गर नदी। उसके बाद में देखिए, जो घग्गर नदी है वो आपको पता है कि हिमालय पर्वत से निकलती है, और राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है, क्योंकि हिमालय से निकलकर फिर कोई नदी राजस्थान में नहीं आती। ठीक है, हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। क्लियर है सभी को कि हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। अब उसके बाद में बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ की ओर पलायन करती है। तो उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल देखिएगा, पहले तो मैंने बताया कि हिमालय, तो हिमालय में भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य के, आपको पता है कि सबसे पहले ना, ये देखिए एक सेकेंड ना, इसको मिटाते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं कि उद्गम प्रॉपर होता कहाँ से है। तो देखिए, शिवालिक हिमालय से। हिमालय का एक प्रकार है शिवालिक हिमालय, एक मतलब क्षेत्र को हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय के कालका से ये नदी निकलती है। ठीक है, कहाँ से? कालका से। अब उसके बाद में हम लोग इसका, या बोल सकते हैं कि पाथ, ठीक है, मतलब इसका जो रास्ता है कि ये किधर किधर से बहती है और किस प्रकार से बहती है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है एक तरीके से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये नदी पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब से निकलकर ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा से निकलकर ये जो नदी है ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो मतलब टोटल 4 राज्यों से ये नदी प्रवाहित होती है भारत देश में। अब राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान में किस प्रकार से बहती है, तो राजस्थान में बहने का देखिएगा, राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से निकलती है। ठीक है, हनुमान मतलब सबसे पहले प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील, और भी बात करें तो टिब्बी तहसील के भी एक तलवाड़ा नामक स्थान से। ठीक है, तिलवाड़ा हनुमानगढ़ में नहीं है, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, तो याद रखिएगा, दोनों नाम कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तलवाड़ा नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ लिखता हूँ राजस्थान में प्रवेश, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड जी। अब देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि तलवाड़ा से प्रवेश करती है, तलवाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए, तलवाड़ा से प्रवेश तो करती है, लेकिन राजस्थान में प्रवाहित कहाँ कहाँ से होती है, तो वो देखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में ये नदी जाती है गंगानगर, उसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में ये सूख जाती है। ठीक है, तो ये पाथ होता है कौन सा? घग्गर नदी का। पाकिस्तान में भी कहाँ तक? पाकिस्तान में हकरा के नाम से बहती है ये नदी और फोर्ट अब्बास तक जाती है। फोर्ट अब्बास तक, किस नाम से? हकरा,
हम लोग तो इसको घग्गर बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो नदी है, ये नदी कुल हम लोग तीन प्रकार से इसको मतलब बोल सकते हैं। एक तरीके से देखिए, हनुमानगढ़ से गंगानगर का जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं नालिया पाट। क्या बोलते हैं? नालिया पाट। क्या बोलते हैं? नालिया पाट। चलिए, अब मैं आपसे एक आध क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूं कि पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जरा। पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? और ये बताइए कि पाकिस्तान में किस जगह तक ये प्रवाहित होती है, कहाँ पे ये सूख जाती है। चलिए देखिएगा, आपको बताऊं तो वर्तमान में जो ये नदी है, ये पाकिस्तान तक नहीं जाती है। जो हनुमानगढ़ के भटनेर है, वहां तक लगभग विलुप्त हो जाती है। कभी कभार बारिश अच्छी होती है तो ये आगे तक भी चली जाती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तभी तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। फिक्स होता तो आंतरिक प्रवाह की नदी थोड़ी ना रहती। ठीक है। तभी तो आंतरिक प्रवाह की नदी है कि अगर बारिश हो गई, नदी में जल ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया, तो आगे तक प्रवाहित हो जाएगी, फोर्ट अब्बास तक। वरना फिर पीछे भी मतलब समाप्त हो सकती है, जहां पे जल खत्म हो जाएगा वहीं नदी खत्म। ठीक है। तो देखिए, ये जो नदी है, ये अब किस प्रकार से हम लोग इसको मानते हैं वो देखिएगा। अगली स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं कि इस नदी को हम लोग किस प्रकार से मानते हैं। देखिएगा कि प्राचीन काल में आप सभी को पता है कि सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी, जो लुप्त हो गई थी, हम लोगों ने पढ़ा था सरस्वती। और साथ ही में एक नदी और नाम आता है चौतांस। ठीक है। इन दोनों नदियों के स्थान पे बहती हुई मानी जाती है कौन सी नदी? घग्गर नदी वर्तमान में। ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए, सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। ठीक है। तो इसीलिए घग्गर नदी को हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा कि मृत नदी कहा जाता है। क्लियर है? तो वर्तमान में जो घग्गर नदी है, वो प्राचीन काल की किन नदियों के स्थान पे बहती है? सरस्वती और चौतांस नदी के स्थान पे बहती है। क्लियर है सभी को? अब देखिएगा, आगे पढ़ें। और आगे पढ़े तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो मैं आपको अलग कलर से लिखवाऊंगा यहाँ इंपोर्टेंट लिख के, कि महत्वपूर्ण है। मतलब देखिएगा, ये जो नदी है ना, ये जैसे नदी प्रवाहित होती है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे एक जगह का नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, मान लीजिए हनुमानगढ़ जंक्शन। अब ये जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, ये नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उससे नीचा है, ढलान में है। ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि शिवालिक हिमालय में अगर अच्छी बरसात होगी तो बाढ़ कहाँ पे आएगी। तो देखो, अगर शिवालिक हिमालय में अच्छी बरसात होगी तो नदी में पानी बढ़ेगा। ठीक है, नदी में जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो शिवालिक हिमालय में बारिश अच्छी होगी तो नदी में जल की मात्रा बढ़ेगी, और ढलान के कारण कहाँ आ जाएगा जल? हनुमानगढ़ जंक्शन में। तो अगर शिवालिक हिमालय में अच्छी बरसात होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन में। क्लियर है सभी को? हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ की स्थिति बनती है, इसी कारण से इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक। अब देखो, राजस्थान ऐसा ही प्रदेश है कि कहाँ पे तो कहीं पे तो मतलब पानी भी नहीं है। ठीक है, फसल वगैरह होती नहीं है, कहीं पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि अगर शिवालिक हिमालय में अगर बढ़िया बरसात होगी तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो है उसमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखिए, इस नदी के किनारे, मतलब देखिए बहुत प्राचीन नदी है, ऑब्वियसली बात है। ऐसे था ही नहीं कि मतलब अब सरकार बनी तो नदी खुदवा दी गई, ऐसा तो था ही नहीं। नदी तो पहले से ही बह रही है। तो जो प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं वो भी नदियों के किनारे ही विकसित होती थी। तो इस नदी के किनारे भी सभ्यताएं विकसित हुई। तीन नाम आपको याद रखने हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सभ्यता। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा, जिसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है। दूसरी जो है वो है पीली बंगा। और तीसरी जो है वो है रंग महल। ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं, ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, घग्गर नदी के मार्ग की खोज करने के लिए नियुक्त किया गया था दो व्यक्तियों को। ठीक है। एक का नाम है श्री राम वाडरे। अब जब श्री राम आ गए तो हनुमान जी भी आएंगे। तो हनुमंत राय दूसरे व्यक्ति थे। इन दोनों को घग्गर नदी के मार्ग की खोज, एक सेकेंड, हाँ। क्या इश्यू है इसको? रुकिए जरा। जी। मार्ग की
खोज हेतु नियुक्त। ठीक है। तो मार्ग की खोज हेतु किन्हें नियुक्त किया गया? श्री राम वाडरे और हनुमंत राय को। क्लियर है सभी को? अब देखिए, घग्गर नदी ना वो एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके पाकिस्तान जाती है, राजस्थान की बात करें तो। ठीक है। राजस्थान में अन्य कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो सीमा को पार करके पाकिस्तान की तरफ बह जाए। ठीक है, ऐसी कोई भी नदी नहीं है। तो एकमात्र नदी जो पाकिस्तान जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मतलब सर्वदा नहीं जाती, कभी कभार मतलब अगर अच्छी बरसात होती है तो चली जाती है, वरना तो हनुमानगढ़ के भटनेर में ही लगभग ये विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है। तो घग्गर नदी हम लोगों ने लगभग पढ़ी। अब एक बार इसके पाथ की चर्चा ढंग से करते हैं, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा मुझे। थोड़ा ट्राई करते हैं, अगर मैप हमसे ढंग से बना तो, वरना तो वैसे नॉर्मल भी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बस थोड़ा सा मैप ढंग से बनाने की ट्राई करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा में बनाना है, ज्यादा नहीं। चलिए इतना काफी है। और यहाँ से हम लोग दो डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हम लोग बना देते हैं, कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये लीजिए जी। काफी है, इतना समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ये जो है ये तो है गंगानगर, तो GAN लिख देते हैं, और ये है हमारा हनुमानगढ़, तो हनुमान लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए, इस नदी के पथ की चर्चा करें तो यहाँ पे मान लीजिए शिवालिक हिमालय की पहाड़ियां हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? शिवालिक हिमालय की पहाड़ियां। अब नदी का पथ देखिएगा या पाथ देखिएगा, क्या शिवालिक हिमालय से निकलेगी और राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़ से इंटर करती है। ठीक है जी। ये क्या है? ये नदी है पूरी की पूरी। ठीक है। तो इससे पहले कहाँ कहाँ से बहती है वो देखिए, कि यहाँ पे तो सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में पंजाब, मतलब पंजाब इस क्षेत्र में है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप लोग मतलब डायरेक्टली ऐसे लाइन में याद रख पाए। ठीक है, वरना तो ये नदी टेढ़ी मेढ़ी भी जाती है, सीधी थोड़ी ना बहती है। बस मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह पाए। उसके बाद में हरियाणा, HR। ठीक है। इन तीन राज्यों से बहते हुए फिर राजस्थान में कहाँ से? यहाँ पे कौन सा है? तलवाड़ा। तलवाड़ा। तो तलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर आगे जो नदी बहती है वो बहती है थोड़ी सी कम, क्योंकि अब नदी सूखेगी ना, राजस्थान में मरुस्थल है तो थोड़ा सा कम बहती है इस साइड से, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में बहती है, उसके बाद में गंगानगर में चली जाती है। ठीक है। अब पाकिस्तान में जब जाती है तो यह नदी ऐसे बिखर जाती है और फिर सूख जाती है, जब बारिश अच्छी होती है तो जाती है, वरना तो नहीं जाती। ठीक। तो यहाँ पे हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है, और फोर्ट अब्बास तक ये जाती है, फोर्ट अब्बास। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में हम लोग हनुमानगढ़ से गंगानगर के बीच में किस नाम से जानते हैं? नाली या पाट। नाली या पाट के नाम से। ये क्या है? ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये भी लिख देता हूँ, शिवालिक हिमालय। बस आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा अभी तक। ठीक है। जो मैंने आपको एक ही स्लाइड पे प्रोवाइड करवा दिया कि क्या है क्या नहीं है, और आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ पे तीन चार सभ्यताएं भी हैं। कौन सी है? रंगमहल, कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। ठीक है, ये सभ्यताएं भी हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा। इतनी बात हम लोगों ने करी, और इतनी बात करने के बाद में हम लोगों ने घग्गर नदी है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। घग्गर नदी जो है वो हमारी कंप्लीट होती है यहीं पे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक नदी आती है साबी या साहिबी नदी, लेकिन उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो कंप्लीट कर देंगे पूरी की पूरी। तो कल की क्लास में पूरा आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र, मतलब जो पोर्शन बचा है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।